नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है आप लोगों को। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, पहली बात जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया ना उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसमें गलती कर दी तो फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत आएगा, फिर आपका सॉल्यूशन भी गलत आएगा, है ना। तो इसलिए इसको एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन करके चलिए समझते हैं। क्या दिया इसमें कि मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। एक मिस्टर कासम है जो क्या करते हैं, उनका एक छोटा सा बिजनेस है। किसका बिजनेस है? अर्थन पॉट्स बनाने का। अर्थन पॉट्स क्या होता है? मिट्टी के ऐसे पॉट बनाते हैं ना, मिट्टी के कुम्हार लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ना मिस्टर कासम, वो क्या बनाते हैं? अर्थन पॉट्स बनाते हैं, राइट। ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो क्या करते हैं ना, डेली। ठीक है, अभी वो नंबर हमें नहीं पता, वो सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स डेली बेसिस पे बनाते हैं। मतलब वो दिया नहीं है कि कितने पॉट्स एक दिन में बनाते हैं। ठीक है, एक दिन में वो कितने पॉट्स बनाते हैं वो दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, समझिए कि एक दिन में वो x नंबर ऑफ पॉट्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरह से। समझ में आया? तो ये तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। देखो, अभी इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट। देखो, इसको समझना है। ईच पॉट मतलब क्या? एक पॉट का, यहाँ पे एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट बोला गया है। एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो 40 मोर देन। मोर देन का मतलब क्या होता है ना, 40 ऐड करना है। किस में ऐड करना है? 40 कितना ज्यादा है, मतलब किससे ज्यादा है? 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स है ना, ठीक है, पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। देखो बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, इस बार आप समझ जाओगे। देखो, एक मिस्टर कासम है जिनका एक छोटा सा बिजनेस है अर्थन पॉट्स का, मिट्टी के वो ऐसे करके बर्तन बनाते हैं। ठीक है, ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, और वो डेली बेसिस पे एक सर्टन नंबर है। ठीक है, उतने पॉट्स वो क्या करते हैं, बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है कि वो एक दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं, x पॉट्स बनाते हैं। ओके, मैंने ऐसा यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। फिर आगे क्या दिया गया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। मतलब वो एक दिन में जितने भी पॉट्स बनाते हैं ना, उसका 10 टाइम। ठीक है, और उसमें आपको 40 को ऐड करना है, यहाँ पे क्या होगा, मोर देन। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। समझ में आ रहा है? देखो, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, 10 × x, मतलब जितने वो पॉट्स बनाते हैं उसका 10 गुना प्लस 40। ठीक है, ये जो कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे क्या दिया गया है कि इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। अब यहाँ पे ना जितने भी वो पॉट्स बनाते हैं, अगर उनका एक दिन में वो जितने भी पॉट्स बनाते हैं, अगर उनका प्रोडक्शन कॉस्ट 600 है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। तब आपको एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। और आपको ये भी बताना है कि वो एक दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं। मतलब अगर आप x का वैल्यू निकाल लेते हो तो आपको क्या मिलेगा कि वो एक दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं, आपको नंबर ऑफ पॉट्स मिल जाएंगे। और इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरे क्वेश्चन का मतलब। अब लिखना कैसे है उसको समझिएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ। देखिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम मेक्स इन 1 डे, in 1 day, 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 1
लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम मेक्स इन वन डे बी एक्स। ठीक है, हमने देखो एक्स किसको कंसिडर किया है, वो एक दिन में जितने पॉट्स बनाते हैं ना वो आपका क्या है, एक्स है। समझ में आया, क्या है, एक्स है। मतलब वो एक दिन में एक्स पॉट्स बनाते, कौन, मिस्टर कासम। ओके, अब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखो प्रोडक्शन ऑफ ईच पॉट इज 40। चलो इसको लिखते हैं। गिवन में क्या है, देखो गिवन क्या दिया गया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ईच पॉट का मतलब क्या, एक पॉट का कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे फाइंड किया था ना 10x प्लस 40। ओके, इतना क्लियर है। ओके, अब आगे क्या दिया है कि इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600। तो देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। मतलब ये क्या है ना आपका कि वो एक दिन में, ठीक है, वो एक दिन में जितने भी पॉट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है, ₹600 होता है। समझ में आ रहा है आपको। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, मतलब वो जितने भी पॉट्स बनाते हैं उन सभी का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹600। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक दिन में वो कितने पॉट्स बनाते हैं, एक्स पॉट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स पॉट, ठीक है, और एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 10x प्लस 40। तो यहाँ पर 10x प्लस 40 होगा। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक पॉट का कॉस्ट इतना है तो x पॉट्स का कितना होगा वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे जितने भी वो पॉट्स बनाते हैं उनका प्राइस कितना दिया गया है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया गया है, 600। मतलब x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू क्या होगा, 600, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करिए, आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो x इंटू 10x करेंगे तो 10x स्क्वायर प्लस 40 इंटू एक्स करेंगे तो 40x, और 600 को इधर ले लीजिए, माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम क्या कर देते हैं ना, 10 से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। ओके, तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपॉन में 10 आ जाएगा, प्लस 40x अपॉन 10 आएगा, माइनस 600 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 60, राइट। अब इस 60 के दो फैक्टर्स बताइए जब हम क्या करें, मल्टी, यहाँ पे यही आएगा ना, हाँ यही आएगा, 60 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से होंगे, सोचिए कौन से हो सकते हैं। तो 15 5 नहीं, देखो 6 और 10 होंगे क्या, 6 10 क्या होता है, 60 होता है, और 4 चाहिए ना हमको, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। एक काम करो, 10 को इधर लिख लो, 6 को उधर लिख लो, ठीक है, इस तरह से। तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा, और 10 6 क्या होता है, 60 होता है। 4x के प्लेस पर इन दोनों को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी
ये दोनों को एक साथ में लेना, ये दोनों को एक साथ में, तो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को ले सकते हैं कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 10, इन दोनों में -6 को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस माइनस प्लस 6 1 6, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, देन x माइनस 6 लिख देंगे इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, +10 उधर जाएगा तो -10 और -6 उधर जाएगा तो +6, राइट। तो देखो यहाँ पे आपको x के 2 वैल्यूज मिले हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि नंबर ऑफ पॉट्स, देखो यहाँ पे x को हमने नंबर ऑफ पॉट्स कंसीडर किया था ना, तो नंबर ऑफ पॉट्स कभी भी माइनस में होंगे क्या, या तो एक भी पॉट नहीं होगा या फिर अगर होगा भी तो वो नंबर होगा 1 2 3 ऐसे करके होगा, माइनस में नहीं होगा, -1 -2 ऐसे पॉट्स होते हैं क्या, नहीं होते। मतलब जो आपके पॉट्स है ना वो निगेटिव नहीं हो सकते। इट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर लिखना है कि सिंस नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी निगेटिव, नंबर ऑफ पॉट्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10, x क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, राइट। तो हमने यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लिया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्या आपको फाइंड करना था, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट आपको निकालना है, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, और वो एक दिन में कितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं वो आपको निकालना है। तो ध्यान दो यहाँ पर x को हमने क्या कंसीडर किया है, नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम मेक्स इन 1 डे, मतलब एक दिन में वो जितने पॉट्स बनाते हैं उनका नंबर कितना है, x है। तो x का वैल्यू क्या मिला है, 6, मतलब वो एक दिन में कितने पॉट्स बनाते हैं, तो 6 पॉट बनाते हैं, राइट। तो अभी आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर मिस्टर कासम मेक्स 6 पॉट्स इन 1 डे, एक दिन में वो 6 पॉट्स बनाते हैं, राइट। और आपको एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट भी बताना था। तो देखो यहाँ पर देखना कहाँ गया, हाँ देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है 10x + 40, तो इसमें हम क्या करेंगे x का वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमको एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज इक्वल टू क्या है 10x + 40, तो अब 10 इंटू x का वैल्यू 6 है प्लस 40, तो 10 इंटू 6 60 + 40 कितना आया 100, राइट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ गया 100, ओके, ₹100, इसको रुपीज़ में लिख दो, ₹100। तो बस यही है आपका फाइनल आंसर, ओके। मैंने आपको बोला था ना कि आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो देखा आपने कैसे हमने करके एक एक लाइन को समझा और फिर इस तरह से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, फिर हमने सॉल्व किया तो हमको लास्ट में आंसर मिल गया, ओके। तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप एकदम ध्यान से पढ़ना और बोर्ड एग्जाम के टाइम पे पढ़ करके जाना, क्योंकि ऐसे सम्स एग्जाम में आते हैं, राइट। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो देखो ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर ना एक बोट है, इस तरह से बोट मतलब नाव है ना, इस तरह से एक बोट है जो ना किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। बोट का डायरेक्शन किधर है, इधर, इस तरफ जा रही है। और बोट किसके ऊपर तैरती है, मतलब किसके ऊपर चलती है, पानी के ऊपर, तो यहाँ पे पानी भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये वाटर है और इसका फ्लो है कुछ इस तरह से, मतलब जिस तरफ ये बोट जा रही है ना तो पानी का फ्लो भी इसी तरफ है,
ठीक है, जिस तरफ बोट को जाना है इसका डायरेक्शन जो है उसी तरफ पानी का फ्लो भी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डाउनस्ट्रीम। क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्या होता है, तो देखो एक बोट है, फिर से एक बोट है इस तरह से, और ये जा रही है इधर ही, ठीक है। अगेन ये बोट जिधर जा रही थी ये बोट भी उधर ही जा रही है। बोट किसके ऊपर तैरेगी, पानी के ऊपर, तो ये है आपका पानी, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, देखो फ्लो, पानी का फ्लो किस तरफ था, इधर इस तरफ था ना, तो इधर इस तरफ होगा, इस तरफ, मतलब पानी ना इधर से बह रहा है, बोट का डायरेक्शन इधर है, पानी का इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, जिस तरफ बोट का डायरेक्शन है उसी तरफ पानी का फ्लो भी है, तो वो हो गया डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम मतलब क्या, जिस तरफ बोट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, पानी का फ्लो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे। राइट, इतना आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्रतीक नाम का एक लड़का है, प्रतीक एक लड़का है जिसको प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 डाउन स्ट्रीम। देखो यहाँ पे क्या बोला, डाउन स्ट्रीम मतलब इस तरह से एक नदी है, समंदर है इस तरह से, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, यहाँ पे एक बोट है, ठीक है, और प्रतीक नाम का लड़का है जो क्या करता है, डाउन स्ट्रीम बोला ना, तो इस बोट का डायरेक्शन इधर है, बोट का डायरेक्शन इधर है, और पानी का डायरेक्शन भी क्या है, इधर ही है। ओके, इस तरह से। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बताया गया, 36 किलोमीटर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, जब वो जाएगा तभी का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो कितना है, 36 किलोमीटर। समझ में आया आपको। एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। अब देखो ये यहाँ पे जाने के बाद रुका नहीं है, ये यहाँ से वापस भी आया है। समझ में आया। देखो यहाँ से यहाँ तक ये गया तो इसने 36 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लिया। फिर यहाँ पे क्या बोला, रिटर्न टू द सेम स्पॉट, मतलब फिर से वो जहां पर था वहीं पर आया, ठीक है। तो यहाँ पे तक पहुंचने के बाद फिर से वो दोबारा से आया, तो जाते टाइम पे 36 किलोमीटर और आते टाइम पे भी उसने क्या किया, 36 किलोमीटर को ट्रैवल किया। समझ में आ रहा है आपको। तो इतना उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, 8 घंटे लगते हैं। मतलब जाने में भी और आने में भी, डाउन स्ट्रीम में भी और अप स्ट्रीम में भी। जब आएगा तो अप स्ट्रीम होगा ना, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो किधर है, इस साइड है, और ये जो कहाँ गया, ये जो बोट है इसको किस तरफ जाना है, इस तरफ आना है ना। तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया। तो यहाँ पे उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 36 जाते टाइम पे, आते टाइम पे 36। राइट, इतना समझ में आया। अब आगे देखो, और यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस जा करके आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या दिया गया है, तो देखो स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी, ठीक है। जब इसमें किधर का भी फ्लो नहीं था, ना इधर का ना इधर का, ठीक है। जब वो स्टिल था, स्टिल पानी था, तब स्पीड ऑफ बोट, तब बोट का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो आपको वाटर करंट, वो जो वाटर करंट है ना, उसका स्पीड बताना है, ठीक है। तो जो आपको फाइंड करना रहता है उसको आप एक्स कंसीडर करना, हमेशा याद रखो। जो कुछ भी फाइंड करना रहता है ना उसको एक्स कंसीडर करने का। तो हमें वाटर करंट का स्पीड निकालना है ना, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे। राइट, वाटर करंट का स्पीड निकालना है ना, तो स्पीड को हम कंसीडर कर लेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर। तो चलिए लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मैंने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर देखो, ये बोट का स्पीड दिया गया है स्टिल वाटर में, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि
द स्पीड ऑफ बोट का स्पीड कितना दिया है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या दिया है, 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। इतना समझ में आया आपको, ये 12 है। अब यहाँ पे देखो, जाते टाइम पे स्पीड क्या होगा उसको समझना। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, देखो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। स्पीड डाउन स्ट्रीम मतलब जब प्रतीक यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। देखो जो आपका बोट है, ठीक है, बोट जो है इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ रहा है। बोट की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये बोट की स्पीड तो इसमें रहेगी ही। फिर क्या होगा, ये जो पानी का स्पीड है, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो उसी की तरफ है ना, बोट की ही तरफ है, मतलब बोट को जिधर जाना है उधर ही इसका फ्लो भी है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब पानी का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों ऐड होकर के क्या होगा, स्पीड डाउनस्ट्रीम, मतलब जाते टाइम का स्पीड। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 प्लस एक्स करेंगे। समझ में आया आपको। देखो स्पीड डाउनस्ट्रीम मतलब जाते टाइम का स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड है 12, राइट, और पानी का स्पीड हमने क्या कंसीडर किया, इसको देखो स्पीड ऑफ वाटर करंट, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया है, एक्स कंसीडर कर लिया है। समझ में आ रहा है आपको। तो इन दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा ना, तो 12 प्लस एक्स होगा, क्लियर है ना। क्योंकि पानी जब उसी तरफ जाएगा और बोट को भी उसी तरफ जाना है तो उसको हेल्प मिलेगी ना, बोट को कुछ तो हेल्प मिलेगी उस पानी की वजह से, तब बोट की स्पीड तो बढ़नी ही है, राइट। तो ये हो गया स्पीड डाउनस्ट्रीम। अब स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगा, देखो यहां पर मैं लिखूंगी स्पीड अपस्ट्रीम। अब ध्यान देना, बोट यहां से यहां तक चली गई, अब इधर आ रही है, ठीक है। तो बोट का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, राइट, 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्या इसमें इस जो पानी है, ठीक है, उसकी स्पीड ऐड होगी, नहीं ऐड होगी, वो तो माइनस होगी, क्योंकि देखो बोट आ रहा है इधर से और पानी का फ्लो है इधर, तो पानी का जो फ्लो है ये बोट को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इट मीन्स बोट को ये पानी का फ्लो हेल्प नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो क्या करेंगे हम, इसमें 12 में से x को माइनस कर देंगे, ठीक है, जो वाटर करंट की स्पीड है ना उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या होगा आपका स्पीड अपस्ट्रीम, ठीक है। ये तो जाते टाइम का स्पीड है और ये आते टाइम का स्पीड है, क्लियर, ओके। अब मैं एक काम करती हूँ, इन दोनों को मिटा देती हूँ, फिर आपको आगे का बताती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी ना, डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब प्रतीक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू, देखो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, राइट, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 36 किलोमीटर, और फिर जब वो आया तभी भी उसने 36 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, क्लियर। अब टोटल टाइम्स कितना दिया गया है, टोटल टाइम्स टेकन बाय प्रतीक, मतलब जो प्रतीक है उसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे का। तो लिख देते हैं टोटल टाइम्स टेकन बाय प्रतीक इज इक्वल टू 8 आवर्स। ओके, इतना समझ में आया आपको। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद करने की कोशिश करो, पढ़ा ही होगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब अगर आपको टाइम निकालना है तो स्पीड यहाँ पर आ जाएगा, है ना, टाइम को इधर ले लो, स्पीड को इधर ले लो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, देखो टाइम को इधर लिया, स्पीड को इधर, देन
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है ना उसके अनुसार देखना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो प्रतीक है उसको 8 घंटे लग रहे हैं इतना ट्रैवल करने में, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 8 घंटा, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम का वो क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 12/x, राइट। और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 36 किलोमीटर। समझ में आया आपको। देखो जब 36 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया जा रहा है ना उस टाइम पे स्पीड कितनी है 12+x है। समझ में आया आपको। अब इसमें हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, तो 36 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ पे आपको किलोमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस 36 लिखो। अपॉन में क्या आएगा, देखो ये तो हमने डाउन स्ट्रीम का लिखा, अब अप स्ट्रीम का मैं लिख रही हूँ। तो अप स्ट्रीम में भी डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर ही है, लेकिन अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो क्या हो जा रही है 12-x। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 12-x, ठीक है। और इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको 8 घंटे लग रहे हैं, किसको, प्रतीक को। समझ में आया आपको। देखो फॉर्मूले की हेल्प से समझने की कोशिश करो। टाइम, ये रहा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको आप सॉल्व करिए, आपको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू मिला मतलब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करना है, देखो क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर 36 इंटू 12-x प्लस यहाँ पर 36 12+x अपॉन 12+x इंटू 12-x इज इक्वल टू 8, राइट। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, 36 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 36 को कॉमन ले सकते हो, है ना। पहले भी कॉमन ले सकते थे। देखो एक काम करना, इसको आप मिटा दो और 36 को ना कॉमन ले लो, इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। हमको कोशिश करना है कि कैसे ये कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैसे भी जैसा मैंने किया था ना वैसे भी करते तो भी आपको आंसर मिलता, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशानी होती वहाँ पे कैलकुलेशन करने में, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया है। देखो 36 इसमें भी है इसमें भी है, तो 36 को मैंने बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, 1/12+x प्लस 1/12-x इज इक्वल टू 8। क्लियर हुआ इतना। अब क्या करें, तो 36 को उस साइड ले लेते हैं और यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा, 36 उधर जाएगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 12-x, राइट। फिर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 12+x अपॉन 12+x इंटू 12-x। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई एक में हो गया। 36 को इधर आना है तो देखो क्या हो जाएगा 8/36। देखो 36 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या करें, तो इसको सॉल्व करते हैं ना, ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो 12-x प्लस 12+x अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 देखो 12 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करेंगे, उसके बाद x का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करेंगे। तो 12 इंटू 12 144, 12 इंटू -x -12x, x इंटू 12 प्लस 12x, x इंटू -x स्क्वायर, राइट। समझ में आया। यहाँ पर क्या होगा 8 1 सा 8 और 8 एक मिनट, इससे ये कैंसिल नहीं होगा, 8 से कैंसिल नहीं होगा, है ना, 8 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से, 4 2 सा 8, 4 9 सा 36, 2/9 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए -x प्लस x दोनों हो जाएंगे कैंसिल, -12x प्लस 12x ये दोनों भी कैंसिल, राइट। अब यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो देखते जाइएगा, यहाँ पर ना 12 + 12
अपॉन 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। अब क्या करें, तो 12 प्लस 12 क्या होता है 24, राइट। और एक काम करते हैं, इस 144 माइनस एक्स स्क्वायर को उस साइड ले लेते हैं, तो जब ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखते जाओ बस आप ध्यान से। 2 लिखा मैंने, ये जाने के बाद उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। ठीक, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, तो देखो 9 को ना इधर ले लेंगे और 2 को भी इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको इक्वल का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इस तरह से देयरफॉर लिखा करो। ओके, तो 24 इंटू 9, 2 को भी इधर ले लो तो अपॉन में 2 हो जाएगा, यहाँ पर 144 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। अब 12 9 क्या होता है 108 होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, क्या लिखूंगी, 12 9 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले लेते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 144, 108 को उस साइड लिया तो माइनस 108, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करते हैं तो 14 माइनस 8 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 माइनस 0 क्या तो 3, राइट, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 36 को इधर ले लो, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो देखो ये आपका ए, ये आपका बी, तो x माइनस 6 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6। तो देखो यहाँ पर आपको x के 2 वैल्यूज मिले, एक तो 6 मिला है और दूसरा माइनस 6 मिला है, राइट। तो दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा, तो स्पीड कभी भी, देखो आपको स्पीड निकाला था ना, x को क्या कंसीडर किया था, स्पीड कंसीडर किया था, राइट। तो स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है कि बट द स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, बट द स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड करने स्पीड ऑफ वाटर करंट। वाटर करंट के स्पीड को हमने क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था, x का वैल्यू मिला, मतलब वाटर करंट का स्पीड आपको मिल गया है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना है कि देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट, द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज, क्या लिखेंगे 6 किलोमीटर पर आवर, चलो लिख देते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए आप इसको पढ़ करके ही जाना, एक बार तो पढ़ करके जाना ही, ठीक है। इसकी तैयारी एकदम अच्छे से करना। देखो यहाँ पे स्टार मार्क भी किया हुआ है, मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं इसको और फिर समझते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि पिंटू टेक्स 6 days more than those of Nishu to complete certain work। तो इतने का पहले आप मतलब समझो। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि पिंटू टेक्स 6 days more than those of Nishu। देखो मतलब कोई एक सर्टन वर्क है, कोई भी एक काम है जिसको करने में निशु को जितने दिन लगते हैं ना, उससे 6 दिन ज्यादा किसको लगते हैं, पिंटू को। समझ में आया आपको, जैसे नीशु को अगर x डेज लगते हैं किसी कोई एक सर्टन वर्क है जिसको कंप्लीट करने में, तो पिंटू को कितना लगेगा, x प्लस 6 लगेगा। समझ में आया। तो पहले हम ना इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि लेट नीशु टेक्स x
days to complete the work, ठीक है। नीशु को वो काम करने में x डेज लगते हैं, तो पिंटू को कितने लगेंगे, x+6, है ना, ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है। सो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर पिंटू टेक्स x प्लस क्या आएगा यहाँ पे, x+6, क्योंकि पिंटू को कितने दिन लगते हैं, नीशु को जितने दिन लगते हैं ना उससे 6 दिन ज़्यादा पिंटू को लगते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे, तो x+6 डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या दिया गया है इसको समझिएगा। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश्ड इट इन 4 डेज, मतलब अगर वो दोनों साथ में काम करें तो वे दोनों क्या करेंगे, उसी काम को 4 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। ओके, अगर ये दोनों अलग अलग काम करें तो इनको वो वही काम करने में कितने दिन लगेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो देखो इसको अभी मत देखो, पहले आप यहाँ पे लिखो कि वर्क डन बाय नीशु इन 1 डे। देखो x डेज में वो किसी भी काम को कर रहा है, कोई एक काम है जिसको वो x डेज में क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, कभी भी इसको याद रखना, एक दिन की बात आई ना तो 1/x लिखने का, ठीक है। टोटल वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, x डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 1/x डेज वो क्या करेगा, काम करेगा। समझ में आया। देखो एक दिन में वो कितना करेगा, देखो x डेज लग रहे हैं तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x करेगा, इस तरह से। फिर उसके बाद ये तो नीशु का हो गया। अब पिंटू एक दिन में कितना काम करेगा, एंड पिंटू यहाँ पे लिखो वर्क डन बाय पिंटू, ठीक है, एंड वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे। अभी पिंटू एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/, पिंटू का देखो कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर रहा है, तो x+6 डेज में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x+6। समझ में आया आपको। देखो एक बार फिर से सुनना, नीशु एक दिन में इतना काम करेगा और जो पिंटू है वो एक दिन में इतना काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ गिवन में क्या दिया है, देखो गिवन इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं, देन दे फिनिश इट इन 4 डेज। देखो अगर वो दोनों मिल करके उसी काम को करें तो वो 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी देन वर्क डन बाय नीशु एंड पिंटू इन 1 डे, ठीक है। अभी ये दोनों मिल करके कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, देखो दोनों मिलकर के 4 दिन में उस काम को कर रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा 1/4। समझ में आया, जैसे हमने यहाँ पे 1/x लिखा, 1/x+6 लिखा, वैसे ही 1/4 लिखना है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर मैं लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ध्यान देना यहाँ पर वर्क डन बाय नीशु एंड पिंटू इन 1 डे, ठीक है। तो एक दिन में नीशु कितना काम कर रहा है 1/x, तो 1/x लिखा, इसी को मैं लिख रही हूँ, ठीक है। वर्क डन बाय नीशु इन 1 डे 1/x प्लस वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे 1/x+6 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x+6 प्लस x/x इंटू x+6 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर क्या होगा, तो x+x 2x+6, यहाँ पे +6 आएगा, +6 अपॉन x इंटू एक्स करेंगे तो x² x इंटू प्लस
6 करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 1/4। अब क्या करें, तो एक काम करते हैं, 4 को इधर ले लेते हैं, इन दोनों को उधर, तो क्या हो जाएगा, देखते जाइए। देखो 4 को इधर लेंगे तो 4 इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x को उधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा। उसके बाद 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 6 ज़ा कितना होता है 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, है ना, बस इतना ही है। उसके बाद देखो इन दोनों को उधर ले लेते तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 8x उधर जाएगा तो माइनस 8x, 24 उधर जाएगा तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 6x माइनस 8x, ठीक है, प्लस 6x माइनस 8x माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप देख सकते हो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 24 के 2 फैक्टर्स करिए तो क्या हो सकता है, 6 and 4, राइट। 6 4 24 एंड माइनस में ये प्लस में, राइट, हाँ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को ले लो, इसमें x को कॉमन, x माइनस 6, यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 6 24 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 को एक ही बार लिखना, फिर x प्लस 4 को ऐसे करके ब्रैकेट में लिख देना इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। x का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए x इज इक्वल टू माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस 6 उधर जाने के बाद प्लस 6, और x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे प्लस 4 उधर जाने के बाद माइनस 4, राइट। तो यहाँ पर आपको x के 2 वैल्यूज मिले, एक तो 6 मिला है, दूसरा माइनस 4 मिला है। अब बताइए कि नंबर ऑफ डेज कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी निगेटिव, नंबर ऑफ डेज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 6 लेंगे, ओके। अब नीशु कितने दिन में उस काम को कर रहा है, x डेज में, तो x का वैल्यू हमको क्या मिला है, 6 मिला है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि नीशु उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 6 दिन में कर रहा है। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगी कि देयरफॉर नीशु टेक्स 6 days to complete the work एंड पिंटू अभी कितने दिन में करेगा, एंड पिंटू टेक्स, देखिएगा यहाँ पे ऐसे मैं लिखती हूँ, यहाँ पर देखो x प्लस 6, देखो पिंटू कितने दिन में उसी काम को कर रहा था, x प्लस 6, तो x का वैल्यू आपको क्या मिला है, 6 मिला है, तो 6 प्लस 6 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 12 डेज, ओके। तो क्या लिखेंगे, एंड पिंटू टेक्स 12 days to complete the work, ओके। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ों की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, वैसे अभी तो समझ में आ ही गया होगा लेकिन बाद में पढ़ने बैठोगे ना तो पक्का भूलोगे, इसलिए आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, ओके। और ये इंपॉर्टेंट सम भी है इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं है। तो इस तरह से आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इफ 460 इज डिवाइडेड बाय ए नेचुरल नंबर, देखो एक 460 नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है एक नेचुरल नंबर के साथ, वो नेचुरल नंबर हमको पता नहीं है तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं x, मतलब 460 को डिवाइड किया जा रहा है नेचुरल नंबर के साथ जो क्या है x है, उसको मैंने x कंसीडर कर लिया, राइट। फिर आगे क्या है, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। अब इसको समझना, क्वोशंट क्या होता है, यहाँ पे जो आता है इसको क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वोशंट क्या दिया गया है, देखो
क्वोशंट इज 6 मोर देन। 6 मोर देन का मतलब क्या, इसमें 6 ऐड होगा, किस में ऐड होगा, देखो 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर का 5 टाइम्स, डिवाइजर क्या है, x है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशंट होता है, ये डिविडेंड होता है, यहाँ पे जो आता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो 5 टाइम्स द डिवाइजर मतलब यहाँ पर 5x हो जाएगा, क्वोशंट क्या होगा 5x प्लस 6, क्लियर। एंड रिमाइंडर इज 1, और रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। फाइंड क्वोशंट एंड डिवाइजर, तो आपको फाइंड क्या करना है, क्वोशंट फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है, एंड डिवाइजर फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिवाइजर बी x, ठीक है, डिवाइजर को हमने x कंसिडर कर लिया। सो देयरफॉर क्वोशंट क्या हो जाएगा, क्वोशंट इज इक्वल टू क्या होगा 5x प्लस 6, राइट, समझ में आ रहा है इतना आपको। और यहाँ पे ये 460 क्या है आपका डिविडेंड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिविडेंड 460, और रिमाइंडर क्या दिया है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, राइट, इतना क्लियर है आपको। अब एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, ठीक है, कि क्वोशंट, डिविडेंड, रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच का रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देख लो इसको, आपको आगे भी काम देगा, ठीक है, और पीछे भी आपने इसको सीखा हुआ है। डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशंट। डिविडेंड मतलब ये इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ओके, प्लस रिमाइंडर। इस तरह से ये एक रिलेशन होता है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, ठीक है। तो अब डिविडेंड कितना है 460, डिवाइजर कितना है x, इनटू क्वोशंट है 5x प्लस 6, राइट, और रिमाइंडर है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 460 इज इक्वल टू x इंटू 5x करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6 करेंगे तो 6x प्लस 1, राइट। अब 460 को उधर ले लेते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460, उसके बाद 5x स्क्वायर प्लस 6x 1 माइनस 460 करेंगे तो हमको मिलेगा 459 इज इक्वल टू 0, ओके, समझ में आया। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आपने बहुत सारे मेथड सीखे हैं, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और कौन सा मेथड था, फॉर्मूला मेथड। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना फॉर्मूला मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इजी लग रहा है। अगर आपको फैक्टराइजेशन इजी लगता है तो कर सकते हो। देखो आपको करना क्या पड़ेगा ना, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करूँगी। तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको a, b और c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा 5, b का वैल्यू मिलेगा 6 एंड c का वैल्यू मिलेगा -459, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 5 इंटू सी क्या है -459। यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 5 का क्या होता है 20 इंटू -459। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 माइनस 2 9 सा 18 कैरी 1 2 5 सा 10 1 11 कैरी 1 2 4 सा 8 1 9 0 है तो 0, राइट, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 आएगा 8 प्लस 3 9 10 11 कैरी 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 9, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपको क्या मिला है 9216, ओके। अब फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं,
तो फॉर्मूला आपको पता है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखिएगा b क्या है, b 6 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा -6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू हमको क्या मिला है 9216, तो यहाँ पर लिख देंगे 9216 अपॉन 2a कितना है, a आपका 5 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अब 9216 क्या ये रूट से बाहर आ पाएगा, सोचिए। तो हम क्या करते हैं ना, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो एकदम ध्यान से देखो, 9216 4 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, इसमें से 1 बचेगा, 4 3 ज़ा 12, फिर दोनों को एक साथ में लेना पड़ेगा, तो एक 0 बढ़ा देंगे, 4 4 ज़ा 16, राइट। फिर से 4 से करते हैं, तो 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20, इसमें से 3 बचेगा, 4 7 ज़ा 28, 2 बचेगा, 4 6 ज़ा 24, राइट। 576 आया। अब इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, चलो 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 12 से करते हैं, 12 12 ज़ा 144, फिर 12 1 ज़ा 1, राइट। तो ये हमको फैक्टर्स मिले हैं 4 4 2 2 12 12। तो देखो क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखो, फैक्टर्स क्या क्या मिले हैं, 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12, राइट। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 4 2 बार है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या करें, तो देखो सभी को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 12 और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इसको करके लिख सकते हैं। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 4 2 ज़ा 24, 24 4 ज़ा क्या होगा, 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 96 ही होगा ना। एक बार फिर से करते हैं, तो 12 2 ज़ा 24, 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 1 9 96, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या मिला हमको, 96 का स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो है ना 9216, इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 96 और फिर इसका स्क्वायर, राइट, अपॉन में 2 5 ज़ा 10। अब क्या होगा, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, आपको पता है। अब क्या होगा, देखो -6 प्लस माइनस रूट तो हट चुका है ना, यहाँ पे आएगा बस 96 अपॉन 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, फिर हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर आगे सॉल्व करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू -6 प्लस 96 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू -6 माइनस 96 अपॉन 10, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू -6 प्लस 96 90 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू यहाँ पर 102, है ना, -102 अपॉन 10। अब क्या करें, तो देखो 0 0 कैंसिल, यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिला 9 और x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, है ना, तो -10.2। ये देखो x के आपको 2 वैल्यूज़ मिले हैं। अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही थी, नेचुरल नंबर की, मतलब जो डिवाइज़र है ना, डिवाइज़र आपका क्या है, इट मीन्स x, वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव होता है क्या, नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि बट द नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। cannot be negative। सो therefore x इज इक्वल टू क्या होगा, 9, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, 9। आपको फाइंड क्या करना है, डिवाइजर एंड क्वोशंट। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि therefore
डिवाइजर इज इक्वल टू, डिवाइजर को क्या कंसिडर किया था, x कंसिडर किया था ना, तो डिवाइजर क्या हो गया 9 एंड क्वोशंट, देखिए क्वोशंट क्या था आपका 5x प्लस 6, तो 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 9 लिखा प्लस 6, राइट। अब 5 9 से 45 प्लस 6, तो कितना मिला हमको क्वोशंट 51, ओके। तो ये है आपका डिवाइजर और ये है आपका क्वोशंट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में ये फिगर दिया गया है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, मतलब ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है एंड जिसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। ये दोनों जो लाइंस है ना ये क्या है, पैरेलल है, ओके। एंड इट्स एरिया इज 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेपेजियम है ना इसका पूरा एरिया कितना है, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। देखो बच्चों आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आपको करना क्या है, ये जो भी खाली बॉक्सेस है ना उन्हें क्या करना है, फिल करना है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि AD और BC दोनों क्या है, इक्वल है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे साइन है ना, जैसा साइन इस पर है वैसा ही साइन इस साइड पर भी है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के, राइट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2, फिर ब्रैकेट में क्या आता है, जो भी पैरेलल साइड्स रहते हैं ना उनका एडिशन। जैसे यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या है, AB पैरेलल है CD के, तो इन दोनों का एडिशन आएगा इस ब्रैकेट में, ओके। इनटू यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर आता है ट्रेपेजियम का हाइट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और ट्रेपेजियम के एरिया का ये फॉर्मूला होता है। तो हाइट क्या है, हाइट देखो यहाँ पे AM, चलो हाइट मैंने लिख दिया, समझ में आया ये कैसे लिखा, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में इतना तो दिया है लेकिन ये नहीं दिया था कि मल्टीप्लाई किससे करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हाइट से करते हैं। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो एरिया कितना दिया है 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये लो जी हमने 33 लिख दिया, मतलब पहले से लिखा हुआ था, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। AB कितना है, AB x है, तो x लिखा हुआ है। फिर CD कितना है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखा 2x प्लस 1 इंटू AM कितना है, तो x माइनस 4, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x माइनस 4, राइट। अब यहाँ पर क्या आएगा, है ना, तो देखो यहाँ से 1/2 को हटा दिया, इसका मतलब क्या कि 2 को इधर ले लिया, जब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 33 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 66 आएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 2x 3x प्लस 1 इंटू यहाँ पर x माइनस 4 है तो x माइनस 4 ही रहने देंगे। उसके बाद 3x स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इसको ना इन्होंने पूरा सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो चलिए हम भी सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लाते हैं। तो क्या होगा, देखो 3x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो 3x स्क्वायर मिलेगा, फिर 3x का मल्टीप्लाई इस माइनस 4 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, और 3 4 सा क्या होता है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली किया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना उधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3x प्लस 1, राइट, यही है ना, इंटू एक्स माइनस 4, चलिए अभी मल्टीप्लाई करिए, 3x इंटू एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x इंटू 4 करेंगे तो 3 4 का क्या होता है 12x, माइनस है तो माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो x, 1 इंटू माइनस 4 करेंगे तो माइनस 4, ठीक है। अब 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x, तो यहाँ पे माइनस 11x माइनस 4 हो जाएगा, राइट। समझ में आया आपको, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, ये मिला है, ठीक। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वैसे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ
ये मिला हमको, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया दोनों को तो हमें ये मिला, राइट। यहाँ पर क्या है 66 है, ठीक। अब क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखना, ये जो 66 है ना इसको हम उस साइड लेंगे, तो जब ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -66 होगा, राइट। ये 66 यहाँ से हट गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, देखो 3x² और यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा -11x, माइनस में आएगा, ओके। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको लिखती हूँ, देखो माइनस है ना तो -11x आएगा, -11x, ये बॉक्स था। फिर -4 -66 तो क्या हो जाएगा -470, -70। समझ में आ गया आपको, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये ना रफ में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक। इतना हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे फैक्टराइज भी कर दिया गया है, देखो 3x को कॉमन ले लिया है, तो इसे हमें ना अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं इसको हम सॉल्व। तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। आपको भी ऐसा ना अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3x² प्लस माइनस माइनस होता है -11x -70, 3x² -11x -70 इज इक्वल टू 0, राइट। अब 3 × 70 करेंगे तो 210 हो जाएगा, है ना, 210। अब इसके ना हमको ऐसे दो फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलना चाहिए 210 और प्लस या माइनस करने पे 11 मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, सोचिए कैसे मिलेगा, तो 21 और 10, 21 10 210 और हमको -11 चाहिए ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, 21 - 10 करेंगे तो 11 मिलेगा ना। अब यहाँ पे लिखा हमने 3x² -21x प्लस 10x -70 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें किसको कॉमन ले लेंगे, तो 3x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x, 3 7 21 प्लस 10 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x, और यहाँ पे -10 7 70 होता है, इज इक्वल टू 0। देखो x -7 है ना, यही तक तो बस करना था। अच्छा चलो, अभी 3x को बाहर लिया है तो x -7 इस ब्रैकेट में आएगा, राइट, इस तरह से x -7 फिर प्लस 10 को कॉमन लिया है ना, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x -7, ओके। अब 3x + 10 को लिख दिया, 3x + 10, तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा x -7 आ जाएगा, राइट। अब आगे देखिएगा, 3x + 10 इज इक्वल टू 0 और इस ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ये x -7 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, x -7 इज इक्वल टू 0। फिर x इज इक्वल टू, देखो x का वैल्यू क्या होगा -10 और प्लस 10 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा -10 और 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में 10/3 -10/3, राइट। और x इज इक्वल टू क्या होगा, -7 उधर जाने के बाद +7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिले, एक माइनस में एक प्लस में, तो आपको पता है कि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा, बट लेंथ इज नेवर निगेटिव, सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10/3, है ना। x का वैल्यू ये नहीं होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू होगा 7। समझ में आ गया आपको। अब AB का लेंथ कितना होगा, तो AB क्या है, x है, x का वैल्यू हमको क्या मिला है 7 मिला है, तो लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, लिखना है क्या, लिख देते हैं सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर हमको कैसे समझ में आए कि लिखना है, क्योंकि देखो ये जो एरिया था ये सेंटीमीटर में था ना, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। उसके बाद CD, तो CD देखो क्या है 2x + 1, राइट। तो x के प्लेस पर 7 रखिए, x के प्लेस पर 7 रखेंगे तो क्या होगा, 7 2 14, 14 + 1 15 सेंटीमीटर, ओके। अब AD और BC, तो AD एंड BC दोनों क्या है, इक्वल है। BC क्या दिया है, x -2, ओके। तो x कितना है, x है 7 - 2 करें तो 5, तो AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या होगा 5 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। जो भी ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है ना, ये आप रफ में करके दिखा सकते हो, समझ में आया।
ये जो कैलकुलेशन मैंने किया ना वहाँ पे, वो आप रफ में करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये बस आपको क्लास 10th में ही काम नहीं आएगा, बल्कि जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको ये सारे मेथड्स काम आएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते थे, तो आपको आगे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे जिन्हें आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आगे आएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि बस ये क्लास 10th के लिए पढ़ना है, ऐसा नहीं, आपको 11th में भी ये काम आ सकता है, 12th में भी काम आ सकता है, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही ईजी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मैं आपको बोल दूँ ना, आपको सम्स ज़रूर आएंगे और आप कर भी पाओगे, एग्जाम में भी कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।